तो आपने इसके बेसिक बेसिक जो पॉइंट है जीओसी के वो आपको क्या करने, लर्न करने। तो आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस मीन्स क्या होगा कि मैं आपको टॉपिक बताऊंगा और टॉपिक बताने के बाद उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस दूंगा, और वो उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अगर जो नीट वाला स्टूडेंट है उसको नीट टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जो जेडबलई वाला उसे जेडबलई टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि देखो 1 सितंबर टू 6 सितंबर तक आपको पता है किसमें टेस्ट हुआ था जेडबलई का, और हर एक में 2 शिफ्ट हुए थे, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन पेपर होते हैं केमिस्ट्री के, 12। तो अगर कोई चाहता है कि वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, या कोई चाहता है वो फिजिक्स के करे, या कोई चाहता है वो मैथ्स के करे, तो ये सारे जो क्वेश्चन पेपर हो अवेलेबल है मेरे पास, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये जो 12 केमिस्ट्री, 12 फिजिक्स और 12 जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं तो यहां से आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस आते कैसे। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूं जीओसी से, और जीओसी में हम पहले स्टार्ट करेंगे फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फिजन मीन्स होता है ब्रेक डाउन होना, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा। फिजन्स मीन हो गया ब्रेक डाउन होना। कोई भी चीज देखो, अगर कोई भी रिएक्शंस होती है जनरली, अगर हमने कोई भी एक रिएक्शन सॉल्व करते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है कि जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होगी तो जो पुराने बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे, और जो न्यू बॉन्ड है वो फॉर्म्ड होंगे। न्यू बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। और जब न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे तो क्या होगा, न्यू कंपाउंड बनता है। तो फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है हमने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए। फर्स्ट वन इज होमोलाइटिक फिजन, और सेकेंड वन होता है इसमें हेट्रोलाइटिक फिजन। फर्स्ट इज होमो एंड सेकेंड इज हेट्रो। होमोलाइटिक फिजन एंड हेट्रोलाइटिक फिजन। तो होमो का मतलब हो गया सेम, होमो मीन्स सेम, और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। यानी कि जैसे हमने बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे हमने सपोज करो, आपको पता है कि जो ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जनरली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसको बॉन्ड को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये इक्वल अमाउंट में टूट जाएंगे, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और हेट्रो मीन्स क्या होगा कि जैसे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो ये एक के पास ही चला जाएगा, जिसके पास जाएगा उसके पास नेगेटिव चार्ज और दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, होमोलाइटिक फिजन और हेट्रोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक में ये आपके पास बनता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। तो होमोलाइटिक मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फिजन जिसमें जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वली, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, दोनों में इक्वल डिवाइड हो गए, दैट इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिजन। और अगर जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अनइक्वली, डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोलाइटिक फिजन। ये बेसिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चन आगे करोगे तो वहां पे फैक्टर आएंगे। अब सवाल ये होता है कि इनकी कंडीशंस क्या है। अगर मैंने कहा होमोलाइटिक फिजन होगा तो उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। देखो गैसियस फेज होता है, जनरली गैसियस फेज में होगा, नॉन पोलर नेचर होता है, क्योंकि अगर पोलर होगा तो चार्ज जनरेट करेगा, तो नॉन पोलर होना चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए, अकर इन गैसियस स्टेट, ठीक है, नॉन पोलर होना चाहिए। तीसरा प्रेजेंस ऑफ, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा लाइट की प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में,
लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलैटिक फिजन होगा। जैसे मैंने कहा ClCl, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। मैंने यहाँ से लाइट दिया तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा और इक्वल अमाउंट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि देखो Cl होता है, Cl का मतलब हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे भी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जब हम जनरल Cl लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, केवल Cl लिखते हैं। लेकिन अगर हम फ्री रेडिकल लिखेंगे तो उसके साथ क्या होता है, फ्री रेडिकल में हम Cl डॉट शो करते। क्यों? जनरली अगर क्या होता है, जैसे आपने कोई क्लोरीन लिखा तो क्लोरीन में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हम यहाँ पे इससे क्या करेंगे, Cl ही लिखेंगे। और जैसे हम फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो इसमें हम इसको डॉट से करते हैं। तो इस डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोई बता सकता है कि ये डॉट का मतलब क्या होगा या क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसे? जनरली जो डॉट है इसको हम क्यों शो कर रहे हैं? हाँ, फ्री रेडिकल होता है इसीलिए। ठीक है, मैथिली बिल्कुल सही है, निरंजन है। पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, इसको शो करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका एक और आंसर है आपका, देखो जैसे आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, जो Cl का ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, यानी इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, हायर एनर्जी होती है इसकी। ये एक्टिवेटेड स्टेट में होता है जनरली, क्योंकि जब वो रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में ये हाईली रिएक्टिव पोजीशन में होगा, एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, यानी एंटी बॉन्डिंग में होता है। जनरली आपने देखा होगा क्लोरीन फ्लोरीन का एंटी बॉन्डिंग वाले में ये आपका किससे आ गया, केमिकल बॉन्डिंग से आ गया। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, हायर एनर्जी स्टेट होता है, तो इसीलिए इसको हम अलग से रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करता है, प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसमें क्या होगा, इसकी जो एनर्जी लेवल होती है वो हाई होती है, इसीलिए हम इसे डॉट से शो करते हैं। जबकि इन जनरल कंडीशन अगर हम क्लोरीन की देखेंगे तो उसमें हम डॉट शो नहीं कर पाते या नहीं करते। तो ये रिएक्शन के थ्रू होता है, क्योंकि जब रिएक्शन से बॉन्ड टूटता है तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं इसकी। हेटेरोलैटिक फिजन किस कंडीशन में होता है, देखो इसमें एक और पहले हेटेरो का देख लेते हैं। हेटेरोलैटिक जो फिजन होता है, हेटेरोलैटिक फिजन, इसकी मेन कंडीशन क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या है, इसमें पोलर नेचर यानी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। जैसे मैंने Cl2 लिया, ये नोट्स मैंने पहले लिखाए हुए हैं ऑलरेडी, ये जो चैप्टर है आपने पहले ही, हाँ ये आप इसको देखो, जो GOC है मॉड्यूल 3 में, देखो आप मॉड्यूल 3 में जो GOC है उसमें ऑलरेडी आपको ये सारे चैप्टर बताए हुए हैं। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जैसे हम इसे चैप्टर शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपको ये लिंक हो जाएगा दोबारा। ये सारे नोट्स आपने पहले से ही बने हुए हैं। ठीक है, ये लिंक आपके पास पहले, सॉरी ये जो आपके पास वो आपको नोट्स, देखो नोट्स में आपको मिल जाएगा। मैं आपको वो टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं जिसमें जो क्वेश्चन फंसेंगे या जहां से आपके जो आगे के चैप्टर हैं वो कोरिलेट होते हैं इससे। तो हैं सबके पास मॉड्यूल, जो नोट्स हैं वो सबके पहले से बने हुए हैं। एक बार आप चेक करना, मुझे बताना कि जो मैं हेडिंग्स हैं वो सारे नोट्स आपको पहले से ही हैं। ये रिवीजन हो रहा है, मैंने कहा था एक चैप्टर कम से कम 2 3 4 टाइम्स रिपीट होगा। तो रिपीट होने का मतलब यही हुआ कि हम उसे बार बार करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये देखो इसका मेन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए।
जैसे मैंने कहा H और Cl है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो इसीलिए क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, पोलर सॉल्वेंट होगा। जैसे मैंने कहा Cl2 ले लिया और यहाँ पे मैंने कोई पोलर सॉल्वेंट मिला दिया, अब क्या होगा कि जो ये Cl है, ये इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। पोलरिटी की वजह से क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसमें यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक के पास चले जाएगा किसी की प्रेजेंस में। और कौन सा, जो पोलर सॉल्वेंट होगा। पोलर क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। पोलर मीन जिसमें चार्ज होगा। पोलर मतलब प्लस और माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है, उसे हम कहेंगे पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होनी चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है, हेटेरोलाइटिक फिजन होता है। तो हेटेरोलाइटिक फिजन और इसका जो मैकेनिज्म होता है उसे हेटेरोलाइटिक मैकेनिज्म ही कहते हैं जनरली, या आगे कार्बोकैटायन कार्बोनाइन पे डिपेंड करेगा। तो ये समझ में आ गया सबको कि जो हेटेरोलाइटिक फिजन होगा, हेटेरोलाइटिक मींस क्या होता है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एक के पास चले जाएगा। जैसे देखो क्लोरीन है, अभी आपने देखा कि क्लोरीन एक के क्या हो रहा है, ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन हर एक कंडीशन में ऐसा नहीं होता। अगर हमने इस क्लोरीन के पास यहाँ पे कोई सॉल्वेंट ले आए, पोलर सॉल्वेंट वगैरह ले आते हैं, तो वो क्या करेगा कि इसको पोलराइज अपनी तरफ खींचेगा, प्लस माइनस को माइनस प्लस को खींचेगा। अब क्या होगा, ये Cl माइनस यहाँ से अलग हो जाएगा और Cl प्लस आपके पास अलग से मिलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज जनरेट हो जा रहा है। तो इसकी क्या है, कंडीशंस होती हैं सबकी अलग अलग। तो ये कंडीशंस है आपके पास। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको केवल यहाँ पे मीनिंग करना है, बस ये ध्यान रखना कि किसका मतलब क्या हुआ। तो होमो और हेट्रो क्लियर हो गया। होमो और हेट्रो मैं आपको हर एक टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस दूंगा पर डे, जो आपको मुझे क्या करना है, सेंड करने पड़ेंगे आंसर, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको ये समझ में आया या ये नहीं आया। ठीक है, हेटेरोलाइटिक और होमोलाइटिक फिजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको। होमोलाइटिक का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होगा। और एक जो हेट्रो है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक के पास ही रहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा उसमें नेगेटिव चार्ज, दूसरे में प्लस चार्ज। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा उसमें, अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, और बी के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी के पास जाएगा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट पहला खत्म होता है, मैं आपको हेडिंग भी दूंगा पर डे रोज। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है रिएजेंट का। रिएजेंट होता है अटैकिंग ग्रुप इज कॉल्ड रिएजेंट। अटैकिंग ग्रुप इज कॉल्ड रिएजेंट। ये आपको पूरे के पूरे 15 मार्क्स दिलाएगा, ध्यान रखना। 15 क्वेश्चंस आएंगे, और कहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टाइम टेकिंग बहुत कम होगा, ध्यान रखना। जिसको क्वेश्चन आता है वो विद इन 10 सेकेंड के अंदर उस क्वेश्चन को कर सकता है, क्योंकि इसमें केवल क्या लॉजिकल है, बस जो कुछ पॉइंट को छोड़ दिया जाए, अगर हार्ड लेवल को छोड़ दिया जाए तो जो इजी या मीडियम लेवल होता है इसका, उसमें क्वेश्चन आपको विद इन 10 to 30 सेकेंड आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है या कोई हार्ड वैसा क्वेश्चन नहीं है, केवल क्या लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपके लिए फ्रूटफुल होते हैं, और कुछ जो टाइम आप बचाओगे वो फिजिकल में लगाओगे, क्योंकि वो टाइम टेकिंग थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉजिकली थोड़ा सा ध्यान देना है। अटैकिंग ग्रुप इज कॉल्ड रिएजेंट। अब अटैकिंग ग्रुप कौन सा हुआ, देखो एक हम यहाँ पे कहते हैं सबस्ट्रेट, और एक कहेंगे यहाँ पे रिएजेंट। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो जैसे मैंने ये बनाया ग्रुप CS डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड,
तो इसे कहेंगे जो बड़ा कंपाउंड होगा, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। बड़े कंपाउंड को हम कहेंगे सबस्ट्रेट। और रिएजेंट कहेंगे, रिएजेंट उसे कहते हैं जो अटैक कर रहा है। जैसे मैंने लिखा HBr, या मैंने यहाँ पे लिख दिया Cl2, या यहाँ पे लिख दिया मैंने HCl। कोई भी जो छोटा ग्रुप लिखा है, या यहाँ पे मैंने H2SO4 लिखा है, तो ये जो ग्रुप आएगा आपके पास, दिस इज कॉल्ड रिएजेंट, जो अटैक कर रहा है। और ये जो बड़ा ग्रुप है आपके पास कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो जब भी क्या होगा, रिएक्शन होगी, तो सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन करेगा किसके साथ, रिएजेंट के साथ। इसके बाद देखो ये बेसिक पॉइंट आपको आने चाहिए, आगे आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक बता दी जाएगी, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन आंसर में दिक्कत नहीं आएगी आप। लेकिन जो बेसिक टर्म्स है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आपको आगे की चीज आएगी, अदरवाइज नहीं आएगा वो। तो सबस्ट्रेट का मतलब हुआ कि जिसपे क्या कर रहा है, ऑन विच रिएजेंट अटैक, जिसपे कोई भी ग्रुप या रिएजेंट अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट हो गया अटैकिंग ग्रुप। अटैकिंग ग्रुप जो किस पे अटैक करेगा, विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिएजेंट। और सबस्ट्रेट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको पहचानना है कौन सा सबस्ट्रेट है और कौन सा आपके पास क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3COOH और यहाँ पे लिख दिया मैंने H2O। तो इसमें आप बताओ 1 और 2, इसमें से रिएजेंट कौन सा माना जाएगा, 1 वाला या 2 वाला? रिएजेंट कौन सा होगा? वेरी गुड निरंजन, पार्थ, कशिश, किरण, सिद्धि, सुबोध ने मिस कर दिया, बाकी सही है, मैथिली, अनुष्का। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने, ये क्या होगा आपका, रिएजेंट होगा। और जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जनरली दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट का मतलब जिसपे अटैक कर रहा है कोई ग्रुप, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। और जो ग्रुप अटैक कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रिएजेंट। तो रिएजेंट हमारे पास क्या होते हैं जनरली, रिएजेंट मींस अटैकिंग ग्रुप। तो रिएजेंट हमारे पास 2 टाइप के रिएजेंट होते हैं, वैसे 3 होते हैं, लेकिन हम एक को रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं, तो हम उसे वहीं पढ़ेंगे। तो जनरली हम इसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रोफाइल, और सेकेंड इज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट होते हैं जो जनरली 2 टाइप्स, वैसे 3 होते हैं। एक फ्री रेडिकल भी होता है जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रोफाइल से। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, होता क्या है ये? तो देखो, इलेक्ट्रो मीन्स होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन, एंड फाइल मीन्स होता है लवर, या जिधर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा। देखो, एक ग्रुप है आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या एक है इलेक्ट्रॉन रिच। बिल्कुल सही का पार्थ, निरंजन और सुबोध, सिद्धि, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये कैसे मैं कह रहा हूं कि आगे रिएक्शन में काम आएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ठीक है। तो जब भी ये अटैक करेगा, सपोज अब इसमें बताओ कौन सा चार्ज होना चाहिए, प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? हाँ बिल्कुल सही है निरंजन और सुबोध, मैथिली, प्लस चार्ज होना चाहिए। तो जैसे सपोज करो कि मैंने कहा यहाँ पे Cl प्लस, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपके पास एक कंपाउंड दे दिया CH3 और NH2। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे
H को मैंने 1 पोजीशन कह दिया, नाइट्रोजन को मैंने 2 कह दिया, इस हाइड्रोजन को 3 कह दिया और इसे 4 कह दिया। तो अब जो Cl प्लस है इसकी प्रोबेबिलिटी इनमें से किस पे अटैक करेगा? ये 1 पे, 2 पे, 3 पे या 4 पे? किस पॉइंट पे, किस एटम पे ये अटैक करेगा? हाँ बिल्कुल सही निरंजन, अनुष्का, सुबोध, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या होता है यहां से तो मैं कह रहा हूं जो रिएक्शन हम करेंगे तो उसमें आपको ये पता होगा कि जैसे हमने कहा दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल यहां से किस एटम के साथ कंबाइंड होगा, पहली चीज। तो ये समझ में आ गया हमें कि देखो प्लस चार्ज है तो प्लस कहां अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये डेफिशिएंट है और डेफिशिएंट को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप समझ जाओगे कि ये केवल यही अटैक कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि जीओसी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब मैं रिएक्शन बताऊंगा आपको तो वहां पे रिपीट होता जाएगा बार बार, आपको समझ में आएगा कि ये ग्रुप यहाँ क्यों अटैच हुआ था, ये वाला ग्रुप इसी के साथ क्यों गया, ये वाला यहाँ क्यों आया। तो ये क्या छोटी छोटी चीजें हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि ये वाला कहाँ जाएगा? केवल बाकी किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बाकी सबकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है यहाँ। अगर सपोज करो 2-3 के पास होता तो फिर आगे हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये इसका मतलब इस जो नाइट्रोजन है इस Cl के पास जाएगा, CH3। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन क्या है? पहला प्लस चार्ज होना चाहिए उसके पास। लेकिन क्या जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या ऑल पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल को ई से दिखाते जनरली, ई प्लस से। तो क्या सारे के सारे प्लस वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे? यस या नो में आंसर बताना मुझे। हाँ वेरी गुड निरंजन, कशिश, आकांक्षा, श्रुति, वेरी गुड। हर एक प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। मैथिली सही है, दिव्यांग थोड़ा मिस कर गया। देखो प्लस वाले में क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको ये रेजोनेंस में भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जब रेजोनेंस मैंने आपको बताया था वहां पे भी क्या था कि जैसे सपोज करो एग्जांपल के लिए मैंने कहा आपको NH4+। अब देखो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का 1, 2, 3 और 4। अब इसमें ओवरऑल यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो दिखने में आपको ये लग रहा है प्लस चार्ज है, लेकिन जो नाइट्रोजन है इसका क्या है? ऑक्टेट पूरा है। देखो 2, 4, 6 और 8। एक बॉन्ड का मतलब ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3 एंड 4, यानी इसका इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है? पूरा है। हाँ बिल्कुल दिव्यांग सही कहा आपने, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, आपको ये प्लस चार्ज कैसे नजर आ रहा है? देखिए ये प्लस चार्ज जो है आपको क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये प्लस कैसे बनता है? जैसे मैंने कहा आपको NH3 है, अमोनिया। अब अमोनिया को आपने एसिडिक मीडियम में रखा H+ पे, तो अब आपको पता है कि जो H+ वाला है, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? हर हमेशा न्यूक्लियोफाइल पे। तो ये प्लस चार्ज इसके साथ चला गया, तो इसीलिए क्या हुआ? ये प्लस आपको दिख रहा है, ये वाला प्लस, क्योंकि इसके पास कुछ था नहीं। तो ये ओवरऑल इस तरीके से दिखता है। तो दिखने में हमें लग रहा है कि NH4+ है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। लेकिन अगर सपोज करो कंडीशन क्या आ गई इसकी कंडीशन ये आ गई कि हमने इसे एक्वस सॉल्यूशन में रख दिया, एक्वस सॉल्यूशन में रखा हमने इसको, तो क्या होगा कि जो NH4+ है ये डिसोसिएट हो जाएगा, या ऐसी कंडीशन में रखा जहां पे ये आयोनाइज हो जाए। तो ये क्या होता है? NH4 ब्रेकडाउन होगा NH3 और H+ में। तो ये H+ का मतलब इसमें क्या जनरेट कर दिया? इलेक्ट्रोफाइल। तो इट मींस क्या हुआ कि NH4 भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है अगर हम उसे कहाँ रखें? एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे, या एक ऐसे मीडियम में रखेंगे जहां पे वो क्या हो जाए? आयोनाइज हो जाए। तो उस केस में NH4 भी क्या कर सकता है? NH4+ भी
किसका काम कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। ऐसी सेकंड एग्जांपल आपका H3O+। ध्यान रखना, कंडीशंस आती कई बार वो घुमा देते हैं क्वेश्चंस को। सेकंड है H3O+। H3O+ में क्या होता है? ऑक्सीजन है, फिर ये भी सेम कॉन्सेप्ट है H2O। अब देखो, हर हमेशा यही चीज तो सिखाते हैं हम कि ये H+ है। अब ये H+ कहाँ जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे। रिएक्शन में भी सारे रिएक्शन एक जैसे हैं। ये H+ यहां से यहां जाएगा तो ये बन जाएगा H3O। एक लोन पेयर, ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन केवल एक लोन पेयर को ही शेयर कर सकता है, बस दो को नहीं कर पाता। दो लोन पेयर को वो शेयर नहीं करता कभी भी, केवल एक को ही शेयर करता है। कई बार कंफ्यूजन होता है, जैसे वो कंफ्यूज करेगा आपको, इस तरीके से दे दिया उसने और यहाँ पे प्लस चार्ज दे दिया, ठीक है, तो आपको लगेगा कि 2, 4 और 6 हो गए इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। लेकिन ऑक्सीजन के पास ओवरऑल 2 लोन पेयर होते हैं और वो 2 लोन पेयर में से केवल एक ही लोन पेयर को शेयर करता है, दोनों लोन पेयर को शेयर नहीं करता। यानी एक लोन पेयर इसके पास होगा ही होगा। तो ओवरऑल इसके पास क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल में नहीं गिना जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो हम कहेंगे यहां से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल वर्ड आएगा आपको ये समझ जाना कि ये कहां, किस एटम के साथ कंबाइंड हो सकता है, पहली कंडीशन। सेकंड पॉइंट क्या होगा? अगर कोई न्यूट्रल चार्ज वाला है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के केस में क्या होगा? न्यूट्रल में वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन कौन से होते हैं? जैसे सपोज करो ग्रुप सेकेंड वाले, ग्रुप थर्ड वाले, इन जनरल केस में इन दोनों के ज्यादा एलिमेंट बनते हैं। ध्यान रखना, पहचानना होगा आपको। तो ग्रुप सेकेंड और ग्रुप थर्ड वाले, हाँ मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। सही कहा आपने, लुईस एसिड जो होते हैं जनरली वो तो देखो न्यूट्रल में जैसे मैंने कहा BCl3, एक Bi3, एक हो गया BF3 और एक हो गया BBr3। अब बोरोन होता है, आपको पता है बोरोन का होता है 5 होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है, यानी कि 2 और 3, तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरोन ये हो गया 1, 2, 3 और 3 क्लोरीन इसके साथ लगे हुए हैं 1, 2 और 3। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। 3 + 3 6, यानी कि जो बोरोन होता है इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। तो ये आपके किस में आ गए? ये आ गए आपके लुईस क्या भी कह सकते हैं इसे, एसिड भी कह सकते हैं। यानी कि इसको कितने की जरूरत है? एक लोन पेयर की जरूरत है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए क्या है अभी रिक्वायर्ड है। तो लुईस एसिड का मतलब होता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, दिस इज कॉल्ड लुईस एसिड या लेविस एसिड। अब आपको ये बताना है कि 2 स्टेटमेंट कह रहा हूं मैं, ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड मैंने कहा ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर लेविस एसिड। इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत? पहले बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है या दोनों गलत लग रहे हैं? निरंजन सही कहा है, और इसके अलावा आकांक्षा मिस हो गई, अनुष्का सही है, और श्वेता, किरण बिल्कुल सही, वैदेही, कशिश, पार्थ राइट है, सिद्धि, मैथिली, सुबोध वेरी गुड। तो देखो स्टेटमेंट क्या होता है
लेविस एसिड का मतलब क्या हुआ? लेविस एसिड का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये नहीं है कि पेयर ही होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेप्ट करना है, ये जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है, दो भी कर सकता है, कितने भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। जबकि जो लेविस एसिड होता है उसकी एक फिक्स कंडीशन है। लेविस एसिड उसे ही कहेंगे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, तो वो लेविस एसिड नहीं माना जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो लेविस एसिड नहीं है। इसका मतलब जितने भी लेविस एसिड हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल। ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है कि जितने इलेक्ट्रोफाइल हैं वो सारे लेविस एसिड हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जो अगर चाहता है कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, मुझे बताना है, मैं आपको सेंड करूंगा पेपर को, वो मुझे सॉल्व करके देगा, तभी मुझसे लेना आप। कुछ हार्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें, लेकिन कुछ इजी भी होते हैं आपके JEE के। लेकिन कुछ आप लगभग उसके 25 to 45% क्वेश्चन कर दोगे आप। अब देखो लेविस एसिड क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन और कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है? पहली कंडीशन हमने क्या बताई थी, जिसके पास क्या होगा, जिसके पास होगा प्लस चार्ज। सेकंड हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इसके अलावा और कोई बता सकता है क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल हम कैसे जज करेंगे? हाँ, लगभग सही कहा है मैथिली, वेरी गुड। देखो ये ऑफ हो रहा है, विद इन 2 मिनट में मैं आपको फिर से रिज्वाइन कराता हूँ और फिर से उसी पे करना है। हाँ बिल्कुल सही है मैथिली, बिल्कुल सही है। तो आप इसको फिर से रिज्वाइन करो और मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। दोबारा आपको इसी आईडी पे रिज्वाइन करना है। तो यहां से देखो एक क्वेश्चन बनता है आपका। जैसे मैंने कहा, सपोज करो BF3 है और BCl3 है, BBr3 है और BI3। तो इसमें से आपको बताना है सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? ये है 1, 2, 3 and 4। Which one is strong electrophile? Very good, Niranjan, Parth, Akanksha, Kashish Jain, very good। और इसके अलावा किरण, मैथिली नहीं, मिसिंग कर गए आप लोग। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है अनुष्का, होता क्या देखो कि वैदेही आप लोगों ने बताया सही है, क्योंकि F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। होता क्या देखो कि जैसे मैंने कहा F है, सपोज, सॉरी ये क्या है B और यहाँ पे F लग गया। अब सेकंड क्या होता है, B यहाँ पे Cl लग गया। देखो कुछ पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे बस। तीसरा होता है Br हो गया और चौथा हो गया यहाँ पे I लग गया। अब देखो मेन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ये है आपका। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक और फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, एक और फैक्टर यहाँ पे डोमिनेंट हो जाता है, और वो फैक्टर है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। परिगा कोशिश सही की थी आपने। देखो बैक बॉन्डिंग,
एक्चुअल में क्या होता है कि ये सारे के सारे रिसर्च होते हैं और रिसर्च के बाद आंसर निकलते हैं, और जब आंसर निकलते हैं तो फिर ये फैक्ट देखा जाता है कौन सा ऐसा तरीका था जिससे ये आंसर ऐसा आया। यानी कि क्वेश्चंस क्या होता है कि जो क्वेश्चंस ये डेवलप हुए इसमें एक्सपेरिमेंट के बाद देखते हैं कि एक्चुअल में आंसर कौन सा आया, फिर उसके बाद रीजन निकालते हैं। तभी इसमें क्या होता है, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाती है। पहली कंट्रोवर्सी आपने सही कहा कि जैसे फ्लोरीन होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन से और फिर आयोडीन से। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए था, BF3 होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या होता है BI3। रीजन क्या है इसमें, रीजन ये होता है कि यहाँ पे क्या है, ये तो डेफिशिएंट था, लेकिन फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, क्लोरीन के पास लोन पेयर पड़े हुए थे, ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर पड़े हुए थे और आयोडीन के पास भी लोन पेयर थे। अब हुआ क्या कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है, लेकिन इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो गया। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से और फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाती है। जो इसका खाली ऑर्बिटल है, इस खाली ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, और इसे हम यहाँ पे कहते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है कि एक तो फॉरवर्ड बॉन्डिंग हो गई जो आपको दिख रही है, एक हो गया यहाँ से क्या हुआ, इधर से दूसरी साइड बॉन्डिंग चली गई, जो आपने जैसे कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था। यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में पहुंच गया, तो इसे कहेंगे बैक बॉन्डिंग हो जाए। तो इस बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा कि जो ये बोरोन है ये फुलफिल हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। हुआ क्या कि जो फ्लोरीन है उसका साइज छोटा होता है और सबके पास लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाते हैं सेंटर एटम के पास। और जब सेंटर एटम के पास शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या हो गया, वो फुलफिल हो गया, फुलफिल हो गया वो, अब उसको इलेक्ट्रॉन की उतनी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए देखो कॉन्सेप्ट बदल जाता है। तो कुछ पॉइंट को आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब BI होता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। आयोडीन होता है, इसका साइज क्या हो गया, लार्ज साइज होता है। अब जो साइज लार्ज होगा तो इसमें बैक बॉन्डिंग का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज है। तो इससे यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जाना क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो ये बोरोन है क्या, ये डेफिशिएंट का डेफिशिएंट ही रहता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो डेफिशिएंट होगा, कंगाल होगा, कौन होगा, आयोडीन वाला, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट नहीं हो पाता। तो इसी वजह से जो BI3 है उसमें क्या होगा, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो आपका स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल माना जाएगा। इस तरीके से ये ऑर्डर बनता है। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, फिर बोरोन का, ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन का। होना चाहिए था ये वाला कॉन्सेप्ट, यानी होना चाहिए था ये वाला कॉन्सेप्ट, और लेकिन क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग की वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से कॉन्सेप्ट क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया इस बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो ऐसे ही मैंने कहा आपको, ये क्वेश्चंस नीट लेवल के ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि नीट लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के ज्यादा आते हैं। तो वो आपको मैं सेंड करूंगा ताकि क्या होगा, आपको फैक्ट पता चल जाए। तो ये हो गया। इसके अलावा वैकेंट D ऑर्बिटल, सही क्या मैथिली ने, वैकेंट D ऑर्बिटल अगर होगा तो क्या होगा, वैकेंट D ऑर्बिटल वाले भी जनरली किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल में आ जाएंगे। जैसे अभी हमने कहा FeCl3 हो गया, SnCl4 हो गए, इनके पास क्या होता है, D ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। तो इस वैकेंट D ऑर्बिटल की वजह से क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को पास करेगा तो हम इसलिए क्या कर सकते हैं, उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा क्या हो सकता है, और कोई बता सकता है? इसके अलावा किस कंडीशन में कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? एक और आता है देखो, पोलर फंक्शनल ग्रुप। पोलर, हाँ ठीक है सुबोध, तब भी देखो ये सब आगे जैसे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें ज्यादा आएगा। आपको मेन कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जैसे पोलर फंक्शनल ग्रुप होगी, बहुत सारे आते हैं, क्या होता है पढ़ाते पढ़ाते ध्यान में नहीं आता। जैसे पोलर फंक्शनल ग्रुप है, पोलर का मतलब जैसे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C के साथ कोई भी ग्रुप लग गया, तो इसमें से ये 1 है और ये 2 है, तो आप ये बताओ कि 1 और 2 में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल सेंटर माना जाएगा, 1 वाला या 2 वाला? पार्थ कदम नहीं, निरंजन सही है, सुबोध, आकांक्षा, सरदेश, कशिश, मित्र गई, बाकी सब सही है। हाँ मैथिली सही है, वैदेही सही नहीं है, श्रुति सही है। तो क्वेश्चन में क्या होता है, जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे इसके, तो जैसे सपोज करो मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, अब मैंने यहाँ पे रिएक्शन कोई भी ग्रुप ले लिया, A B ले लिया, तो अब क्या होगा कि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देखो ऑक्सीजन और कार्बन का, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन से, तो होगा क्या, किसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किसकी तरफ ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होंगे, और कार्बन की तरफ कम हो जाएंगे, तो कार्बन में प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहां से जैसे मैंने रिएक्शन करवाई कि मैंने कहा A+ का और B- का, तो आप ये समझ जाओगे कि ये रिएक्शन होगा क्या। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि A किसके पास जाएगा और B किसके पास जाएगा, है ना, बता सकता है। अब देखो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, अब ऐसे कोई भी रिएक्शन आएंगे तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ये जो रिएक्शंस चलेंगी उसके स्टेप बताए जा रहे हैं आपको कि ऐसी ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो आपको समझ में आ जाएगा जो A है वो इन दोनों में से किसके पास जाएगा, कोई बता सकता है, 1 के पास या 2 के पास? A किसके पास जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 1 के पास या 2 के पास? हाँ वेरी गुड, मैथिली, कशिश, निरंजन, पार्थ, श्रुति। तो क्या होगा, रिएक्शन, निहारिका, सुबोध, वेरी गुड। तो ये आपको क्या रिएक्शन में हेल्प करते हैं, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, जब मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई, यानी एल्डिहाइड की, कीटोन की, और जैसे ये ग्रुप आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका करना क्या है, ये रिएक्शन कैसे होगी। आप खुद बता सकते हो कि जो माइनस चार्ज है वो कहाँ जाएगा, प्लस के पास, तो ये C B के पास चला जाएगा, और ये प्लस किसके पास आएगा, माइनस के पास आएगा, तो ये माइनस ये बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो ये C+ है, तो ये C+ जो है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गया ये। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बहुत सारे केसेस में आता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस केस में या फंक्शनल ग्रुप कह लो या डबल बॉन्ड, इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो ये तभी मैंने आपको कहा था कि आपने GOC पढ़ी कि आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए। अगर मैं आपको एक एक करके इसके एग्जाम्पल बताऊंगा तो सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अगर मैं हाइड्रोज एल्केन का एग्जाम्पल उठाता हूं तो एल्केन के कई सारे एग्जाम्पल इसमें मैच कर जाएंगे, एल्कीन के करूंगा तो एल्कीन के कई मैच हो जाएंगे। इसीलिए कई बार क्या होते हैं, कई टीचर्स चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाते हैं, वो क्या पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, कि जैसे वो रिएक्शन कराएंगे SN1 रिएक्शन, तो इसमें जितनी रिएक्शन एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की, एल्डिहाइड की, वो सब आ रही वो एक साथ पढ़ा देते हैं, वो हर एक अलग अलग नहीं पढ़ाना पड़ेगा। फिर वो SN2 रिएक्शन लेते हैं, उसमें जितने आ रहा है एक साथ पढ़ा देते हैं। तो ये क्या होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन कई हम क्या करते हैं, फिर वो अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। तो ये क्या है, चाहे आप कैसे भी पढ़ोगे, ये आना सब में सेम है।
तो इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे इसके, और भी देंगे, आप खुद सोचना कि कहाँ पे हो सकता है। सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जनरेट हो रहा है। अब क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। सेकंड देखो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब आपको पता है, न्यूक्लियस मीन्स होता है न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी न्यूक्लियस मीन्स प्लस चार्ज, जो प्लस चार्ज को लब कर रहा है, यानी जो प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब प्लस की तरफ कौन जाएगा? जिसके पास क्या होगा, जनरली नेगेटिव चार्ज होगा, यानी इसका एक टाइप्स हो गया जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, या जो न्यूट्रल होंगे लेकिन जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जिसके पास, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं इसमें। तो न्यूक्लियस लविंग का मतलब जो प्लस की तरफ अट्रैक्ट करेगा, मेन चीज ध्यान रखो, जो प्लस की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। हाँ, एम्बिडेंट भी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने परिगा, एम्बिडेंट होता है। अभी आपको सारे टाइप बताए जाएंगे इसमें, एम्बिडेंट भी लिख देता हूं। चलो अब देखो, पहले हम आते हैं नेगेटिव चार्ज में। अब यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, नो एनी कंट्रोवर्सीज देयर, यानी कि जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल अभी आपको इसमें, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि मैथिली बिल्कुल सही है आपका, उसी पॉइंट पे आऊंगा मैं आगे। पहले देखो, फर्स्ट स्टेप है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आपने आंख बंद करके क्या करना है, जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको आंख बंद करके आप कह सकते हो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज दिखा आपको वो आपका न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी होगा। जहां पे भी आपको CH3 माइनस, C2H5 माइनस, एनी, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, नो कंट्रोवर्सीज देयर, ठीक है ना। इसमें कोई एक्सेप्शनल केस है ना कोई केस है, ध्यान रखना। कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा, पहली कंडीशन। सेकंड में देखो, न्यूट्रल वाले में देखो, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो आप देख के कैसे पहचानोगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? हाँ, इस बिल्कुल पार्थ कदम सही कहा आपने। कंप्लीट ऑक्टेट होने के साथ साथ, अगर कंप्लीट ऑक्टेट, मैंने अगर ये वर्ड लिखा कंप्लीट ऑक्टेट, तो क्या ये सही है या गलत है? अगर मैंने कहा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा? हाँ मैथिली बिल्कुल, हाँ निरंजन बिल्कुल सही कहा, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? बिल्कुल मैथिली बिल्कुल सही कहा। देखो जैसे CH4 है, इसके पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। यानी न्यूक्लियोफाइल करने के लिए क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। अब देखो कंडीशन क्या है, जैसे मैंने ये न्यूक्लियोफाइल लिखा, न्यूक्लियोफाइल को इससे डिनोट करते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पे मैंने ये क्वेश्चन आपको लिखा, ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहां से ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो ये किस कार्बन पे अटैक करेगा? पहली चीज, कौन से नंबर के कार्बन पे ये अटैक करेगा? हाँ पार्थ सही है, आकांक्षा सही है, मैथिली सही है, निरंजन मिस कर दिया, कशिश सही है। देखो इसमें देखो C है, एक C, दूसरा, तीसरा, चौथा C, परिगा मिस कर गए। देखो फिर से देखो, C है, इसमें चारों H लगे हुए, यहां से ये H लगे हुए, ये C है, यहाँ पे H लगा हुआ है, ये C है, ये प्लस चार्ज है, और ये C है, बाकी क्या हुए हैं, सब में H लगा हुआ है। तो मैंने इसे कहा 1C, इसे कहेंगे सेकेंड, इसे कहेंगे थर्ड, इसे कहेंगे फोर्थ।
और यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। जैसे मैंने लिखा HBr, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पहले लिखा हुआ ये प्लस चार्ज है और ये दूसरा लिखा हुआ ये माइनस चार्ज। तो अब आप समझ जाओगे कि ये Br यहां से रिप्लेस करेगा। तो अब ये बताओ ये Br इनमें से कहां जाएगा, किस कार्बन? बाकी जिन्होंने पहले आंसर दिया वो तो सही है, हाँ। तो अब समझ में आ गया आपको, ये माइनस है तो माइनस कहां अटैक करेगा? प्लस के पास। तभी मैंने कहा अगर आपको GOC आ गई तो रिएक्शन क्या होंगे आपको बताने आसान हो जाएंगे, रिएक्शन को आपको समझाना क्या होगा, आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही है निरंजन, आपने बिल्कुल सही कहा। उस केस में हम शिफ्टिंग करते हैं, वो आगे कॉन्सेप्ट आएगा जब हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। अब देखो आपको समझ में आ गया, आप बोलोगे प्रोडक्ट ये होना चाहिए, यानी कि जो बेसिक है वो आपका GOC है। GOC अगर आपने पूरी समझ ली तो आप खुद ब खुद सारे रिएक्शन बता दोगे। जो आपका GOC है वो ही सारे रिएक्शंस का क्या है, एक हिसाब से फॉर्मूला है। GOC मींस फॉर्मूला ऑफ ऑल रिएक्शन। तो जैसे आपको ये रिएक्शन आएगा, आपने यहाँ से रिएक्शन देखी और आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक करेगा, ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज। हाँ मुन्नाल बताओ क्या कह रहे हो, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछना। मुन्नाल रिपीट योर क्वेश्चन। ओके, एक बार देखना पड़ेगा मुझे चैट सेक्शन में, एक मिनट बस, मुन्नाल का क्वेश्चन देख ली। हाँ सही है मुन्नाल, सही कह रहे हो आप लोग, सही है आपका कहना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुझे देख के पता कैसे चलेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल है? सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है। मैंने आपके पास कई ऑप्शन रख दिए। अब मैंने आपको कहा यहाँ से AlCl3 रख दिया, मैंने आपको कहा यहाँ से NH3 रख दिया, NCl3 रख दिया, यहाँ से मैंने रख दिया CH3OH, और मैंने यहाँ पे आपको ये रखा है HF रख दिया, या मैंने कोई और कंपाउंड रख दिया, एल्कोहल है, एमाइन रख दिया, यहाँ से CH3NH2 रख दिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चलेगा देख के कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है? देख के आपको पता कैसे चलेगा? तो जनरली आप देखो जो ग्रुप 16 होता है या ग्रुप 17 होता है, इनके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 15, 16 और 17 मेंबर। 15 में कौन सा आता है देखो, N, P, AS, SB, और इसे आगे का छोड़ देते हैं। 16 में कौन सा आता है, OS, ओल्ड स्टाइल से टेपो, इसमें आता है फिर कल BRI, ठीक है। तो इन केस में क्या होगा, लोन पेयर ज्यादा होते हैं। क्यों? जैसे इसके पास 15 ग्रुप के पास देखो, इनके पास क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, जैसे मैंने लिखा NH3, एक H गया, दूसरा H गया, 3 H गया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यानी एक लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। यानी कि जनरली आपको जो ये आपका न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। 1, 2 ये ज्यादा होते हैं, आगे के जो होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। एल्कोहल बना दिया मैंने, एल्कोहल का मतलब CH3OH। तो ऑक्सीजन है तो इसके पास क्या होंगे, ऑक्सीजन के बाहर देखो 16 ग्रुप का है, तो लास्ट में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1, 2, 3, 4 और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कि जिसके पास लोन पेयर आपको दिखेगा। ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट है, लेकिन लोन पेयर होगा तो ये आपका क्या माना जाएगा, न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। अब मैं इसी में क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि क्या अगर मैंने ये लिखा CH3O और यहाँ पे प्लस चार्ज कर दिया, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? इज इट न्यूक्लियोफाइल और नॉट? अगर मैंने यही क्वेश्चन दे दिया आपको CH3OH, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा? वेरी गुड सुबोध, आकांक्षा, मैथिली। क्योंकि देखो बिल्कुल सही है निरंजन, श्वेता, पार्थ, आपने रॉन्ग आंसर दिया है।
ये न्यूक्लियोफाइल नहीं माना जाएगा। रीजन क्या है? देखो, मैंने आपको कहा था कि जो ऑक्सीजन होता है इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन ये एक ही लोन पेयर को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है या शेयर कर सकता है। एक ही लोन पेयर को दूसरा किसी भी हालत में नहीं करेगा, करता ही नहीं है वो। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, यानी दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं। तो जब वो अवेलेबल नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी प्लस वाला है तो अब ये यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, वो अब यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। अगर आपने देखा कि तो लोन पेयर है और ये प्लस वाला आ रहा है, मैं इसको यहाँ से अटैक कर दूं तो क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। दिखने में लग रहा है हमें कि यहाँ पे लोन पेयर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आ गया प्लस चार्ज की वजह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजिंग वाले हो गए ना, एक प्लस चार्ज भी दिख रहा है आपको और लोन पेयर भी दिख रहा है आपको। तो आप कहोगे हम इसे इलेक्ट्रोफाइल कहें या फिर हम इसे क्या कहें? न्यूक्लियोफाइल कहें। तो ये क्या हो गया? थोड़े कंट्रोवर्सी वाले आ गए। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ, ऑक्सीजन का बहुत सारा केस मिलेगा आपको। तो लोन पेयर होता है लेकिन वो एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकते। तो जनरली जैसे आपका, और अगर इसके अलावा न्यूट्रल में अगर ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, तो वो आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। जैसे एमाइन ग्रुप है CH3NH2, ये एमाइन ग्रुप हो गया, प्राइमरी एमाइन। इसके अलावा देखो CH3NH और ये CH3, ये हो गया आपका सेकेंडरी एमाइन, यहाँ पे भी लोन पेयर है। तो जनरली जितने भी नाइट्रोजन वाले होंगे, ऑक्सीजन वाले होंगे, यानी 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 15 ग्रुप वाले जनरल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल कंसीडर्ड होते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट देखो, आपकी बात में आता हूं मैं पहले। थर्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, जिसमें क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। जो भी पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड एटम्स होगा, बॉन्डेड कंपाउंड हो या एटम होगा, उसमें क्या होगा? वो न्यूक्लियोफाइल कंसीडर होगा। पाई बॉन्ड वाले, पाई इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस केस में ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा पहले ब्रेकडाउन नहीं होता, पाई रिएक्टिव ज्यादा होता है, जल्दी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो अगर कोई भी रिएक्शन आएगा तो क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। अब ये देखो, ये कहाँ पे आएगा? जैसे मैंने कहा H2, तो ये क्या होगा? H2 तुरंत ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा CH3। अब ये कहाँ पढ़ोगे आप? एल्कीन में। एल्कीन से क्या बनेगा? एल्केन में। तो एल्केन में भी आएगी रिएक्शन, एल्कीन में भी आएगी रिएक्शन। दूसरा देखो, ट्रिपल बॉन्ड वाला, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मैंने यहाँ पे H2 ऐड कर दिया, तो फिर क्या होगा? एक H यहाँ, यानी इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये बहुत जल्दी अवेलेबल करा देता है दूसरों के लिए। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, यानी यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जिसके पास भी जनरली पाई बॉन्ड होगा CH वाले में, वो क्या माना जाएगा? न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। वो बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? दूसरे को डोनेट कराएगा, रिएक्शन के लिए प्रोवाइड कराएगा। तो इसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। देखो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या हुआ? देखो एल्काइन से, ये एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन से क्या बन गया? एल्कीन बन गया, और एल्कीन में फिर हाइड्रोजन ऐड होगा और बन जाएगा एल्कीन। इसीलिए मैंने क्या कहा था आपको कि रिएक्शन क्या होंगी? रिपीट होंगी। एल्काइन में आपने पढ़ा, और एल्काइन से अगर मुझे एल्केन बनाना होगा तो ये एल्केन की रिएक्शन है, और ये एल्काइन का क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो दोनों क्या हो गई? मैच कर जाएगी। अगर और कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैंने HBr को ऐड करवा दिया, तो इसमें लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। खैर यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम कंडीशन है, प्लस और माइनस का। तो क्या होगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? इसे बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो जितने भी डबल बॉन्डेड वाले होंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये क्या किस में कंसीडर किए जाएंगे? जनरली न्यूक्लियोफाइल में कंसीडर होंगे,
क्यों? क्योंकि वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। क्लियर है? इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, फिर ये उसको परिगण ने पहले ये बताया था, एम्बीडेंट वाला, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब आपको एम्बीडेंट है जो, वो बायो वालों को ज्यादा पता होगा, एम्फीबियन से। एम्फीबियन आपने पढ़ा होगा कि जो कहाँ भी रह सकते हैं, वाटर, लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फीबियन। हाँ, लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। ऐसी क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट निकाला हुआ, उसी मीनिंग को उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? दो एटम होंगे। दो एटम ऐसे होंगे जो दोनों डोनर वाले होंगे, दोनों डोनर एटम होंगे हमारे पास। हाँ, वेरी गुड। एक बार फिर से बताना मैथिली, एक बार फिर से बताओ क्या कहा आपने? नहीं, श्रुति मिसिंग कर गया। नहीं, हाँ, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बोथ, हाँ सही कह रही है। जिसमें दो एटम होगा, एक के पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और दूसरे के पास क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक के पास नेगेटिव चार्ज और एक के पास इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल के लिए Cn माइनस, Cn माइनस। अब क्या होगा, कोई एटम अगर इधर से अटैक कर रहा है तो कार्बन के साथ अटैक करेगा, KCN बन गया या कुछ और Cn बन गया। एक होता है जो इधर से अटैक करेगा, ये बनता है AgCN, AgNC, सॉरी AgNC। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। ये बोर्ड लेवल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इवन कॉम्पिटिटिव में भी आता है। ठीक है, कि जो Cn होता है इसके साथ देखो अगर K आएगा तो ये KCN बना देता है, यानी कि आयनिक कंपाउंड के साथ क्या बनाता है? ये साइनाइड बनाता है। और जबकि ये कोवलेंट कंपाउंड के साथ क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड यानी NC बना देता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे क्या है, देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है और इस कार्बन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज भी है। तो अब ये दोनों से क्या कर सकता है? रिएक्शन कर सकता है। तो इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल यानी कि इसके पास दो ऐसे साइट हैं जहां से वो दूसरे के साथ कंबाइंड हो सकता है। अब कंडीशन क्या होगी कि किसके, कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे क्या होगा? ये कार्बन के साथ कंबाइंड होगा। कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड होगा, या फिर इन जनरल हो सकता है। पहले हम इसको बताएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको डीप में। लेकिन इन जनरल में क्या है, देखो आयनिक कंपाउंड होता है, आयंस के साथ क्या होगा? ये KCN फॉर्म करता है। कोवलेंट में क्या होता है, जैसे अगर ये कंपाउंड बना हुआ है तो ये जल्दी टूटता नहीं है, तो वो लोन पेयर फ्री होते हैं। तो जो आपका कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जनरली, जैसे ये है, जो कोवलेंट नेचर वाले होते हैं वो आइसोसाइनाइड प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो क्या होता है? ये लोन पेयर से इजीली अटैक कर जाता है, यानी Ag होता है, ये इस Cn को तोड़ नहीं पाएगा, तो वो क्या करता है? वो पोजीशन देखता है जहां से वो इजीली अटैक कर जाए। तो ये Ag यहाँ से अटैक करके क्या करता है? AgNC बना लेता है। और जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं जनरली, वो क्या करते हैं? डायरेक्ट इसे ब्रेक डाउन करके कंबाइंड हो जाते हैं। आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड लेवल में और कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो ये क्या साइनाइड बनाता है, और अगर कोवलेंट कंपाउंड होगा तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है, क्यों? इसके अलावा देखो एक और कंपाउंड आता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कौन कौन से होते हैं? देखो जैसे मैंने कहा RMgBr, ये से कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो कंपाउंड बना, ऑर्गेनो मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी अलग होती थी, फिर मेटेलिक का मतलब मेटेलिक कंपाउंड यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटल वाले यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो पहले ऑर्गेनिक की स्टडी अलग होती थी और इनऑर्गेनिक की स्टडी अलग होती थी, लेकिन ग्रिग्नार्ड था जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि देखा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने देखा कि अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक के साथ मिक्स कर दें, तो क्या ये कंपाउंड बनेगा या स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिग्नार्ड ने, इसके लिए इसको मिला था नोबेल प्राइज। क्यों मिला था नोबेल प्राइज? क्योंकि जो ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट उसने बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक को मिक्स करके, इस ग्रिग्नार्ड रिजेंट से आप कोई भी कंपाउंड बोलो मुझे कि आपको एल्डिहाइड बनाना है, इससे आप बोलो इससे कीटोन बनाना है, आप बोलो इससे अल्कोहल बनाना है, आप बोलो इससे एल्डिहाइड बनाना है, सॉरी कोई भी एसिड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, आप इससे मुझे कोई भी कंपाउंड बोलोगे तो मैं उस कंपाउंड को इजीली बना दूंगा। यानी ये इतने ज्यादा यूजफुल थे, इसके एप्लीकेशन इतने ज्यादा थे कि अब ये कंपाउंड ज्यादा चलते, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है देखो, सी कोई भी कार्बन किसी मेटल से कंबाइंड होगा, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम से कंबाइंड है, कहीं पे कोई लिथियम से कंबाइंड होगा, जैसे ये R2Zn कर दिया मैंने, ये RZn से कंबाइंड है, कोई Cu से कंबाइंड होगा। यानी कि जो कार्बन है आपका जनरली वो किसी मेटल से कंबाइंड होगा। पहचानने का तरीका इसको ये है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसके बहुत सारे एप्लीकेशन। अब रीजन क्या है देखो, मैंने कहा यहाँ पे CH3, Mg और Br। Br में माइनस चार्ज होगा, Mg का हर हमेशा प्लस चार्ज होगा और CH3 का माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 1, 2, इसे छोड़ दो, इसको ज्यादा लेते नहीं है, इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? रिप्लाई करो जरा। हाँ, पार्ट सही है। और कभी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कोई भी कंपाउंड आ गया आपके पास XYZ, तो आपको इसमें से पहचानना है कि न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड कशिश, आकांक्षा। तो आप किससे पहचानोगे? वेरी गुड मैथिली, निहारिका, स्वीट। हर हमेशा ध्यान रखना, इसे हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। नेगेटिव चार्ज है, इसे मत कहना यहाँ पे, ये टूटता नहीं है, ठीक है, इसको ये कंफ्यूजिंग करेगा आपको, आप चकरा जाओगे यहाँ पे रिएक्शन में। रिएक्शन कभी भी होगी किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, तो इस केस में क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से मत तोड़ना, यहाँ से टूटता नहीं है ये, ठीक है। ये बॉन्ड हर हमेशा कहाँ से टूटेगा? C और Mg से टूटेगा। और किसके पास? इसके पास, क्योंकि ये मेटल होता है प्लस चार्ज रहेगा और ये नॉन मेटल है माइनस चार्ज रहेगा। इसकी आपको अभी हजारों रिएक्शंस मिलेंगी, बहुत सारी इसकी जितनी भी रिएक्शंस आपको बताएंगे, और एक कॉन्सेप्ट केवल एक कंपाउंड से। तो इसमें ध्यान रखना, कोई भी कंपाउंड आएगा तो न्यूक्लियोफाइल आपका कौन सा माना जाएगा? CH3 ग्रुप। और अगर आप कभी भी इसकी रिएक्शन करवाओगे, कभी भी आप रिएक्शन कराओगे, तो C और Mg बॉन्ड ही क्या होगा? इससे ब्रेक होगा। कभी भी ध्यान रखना, MgBr को यहां से ब्रेक मत करना, या कोई भी मेटल को जो यहाँ पे हेलोजन होगा इससे ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मेटल होगा उसके साथ जो भी कार्बन ग्रुप होगा वो उसके साथ अटैच होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे C2H5Zn और ये C2H5, तो ये जो होगा यहाँ से या यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। अगर ग्रिग्नार्ड रिजेंट की बात है तो इसमें यहाँ से ब्रेक कभी भी नहीं होगा। तो ये आपके कौन से पॉइंट थे? न्यूक्लियोफाइल। तो आज का क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको मैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के अलग अलग क्वेश्चंस दूंगा, क्योंकि जब हम रिएक्शन कराएंगे तो उसमें क्या है, मैं कहूंगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, तो आप समझ जाओगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या हुआ। मैंने कहा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल। तो इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आज आपको। कल हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। आप लोग एक बार देखो GOC की नोटबुक मॉड्यूल नंबर 3 का, आपको ये सारे पॉइंट उसमें मिल जाएंगे। हम केवल रिवीजन कर रहे हैं ताकि आगे वाले जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर, वो उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। वो चैप्टर आप विद इन 2-3 डेज में खत्म करते जाओगे। रीजन क्या है कि सारे चीजें सेम होंगी,
हाँ, इसे मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी आपके बने हुए हैं। ठीक है, आप एक बार चेक करके देखो, फिर मुझे बोलना अगर कहीं पे दिक्कत आई तो ये कॉन्सेप्ट है। कल देखो, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। 3-4 पॉइंट पे आप पूरा ध्यान कर दो, आपको जितने 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं मैं आपको पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। केवल आपने क्या करो, ये रिएक्शन मैकेनिज्म और स्टेबिलिटी वाला पॉइंट, 3-4 पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छी तरह से कर दो। ये 4-5 चैप्टर आपके कब निकलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर बस रिएक्शन है और कुछ पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग को जोड़ देता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। गुड बाय।